हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम। ठीक है। और शिक्षण और अधिगम की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कह सकते हैं कि हम लोग अब सेकेंड सेमेस्टर में आ गए। और सेकेंड सेमेस्टर बीएड का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें आपको पढ़ना पड़ता है टीचिंग एंड लर्निंग। जो पेपर है आपका, पेपर का नाम है। और इसी में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आज का जो टॉपिक है ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो शिक्षण की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग किस प्रकार से निकल के आता है, इसके बारे में समझेंगे। उसकी क्या परिभाषा होती है, उसकी क्या अवस्थाएं होती है, उसकी क्या क्रियाएं होती हैं, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। और साथ में ये भी जानने वाले हैं कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने आधार पर किस प्रकार से एक शिक्षण की बात की जा रही है ना, तो उसका किस प्रकार से उसको परिभाषित किया है, उसको किस प्रकार से डिफिनेशन दी है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज से ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का, तो कह सकते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर का यह फर्स्ट वीडियो है। और पेपर का नाम हो गया आपका टीचिंग एंड लर्निंग। और इससे पहले ये डिस्कस कर रहे थे क्या, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की बात कर रहे थे। इसका जितने भी आपका टॉपिक है सारा टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, है ना। चाहे बात करते हैं शैशव अवस्था की, बात करते हैं बाल अवस्था की, बात करते हैं किशोर अवस्था का, बात करते हैं पूर्ण अवस्था का, या फिर बात करते हैं विकास और वृद्धि, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। दैट मीन्स कर सकते हैं कि ये जो पेपर है, इस पेपर में जितने भी आपका टॉपिक था सारा टॉपिक कवर हो चुका है। सभी का वीडियो जो है अपलोडेड हो चुका है। ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए मुझे विजिट कीजिए। चैनल का नाम तो पता ही है आपको, एजुकेशनल नॉलेज, है ना। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि डायरेक्ट अगर ओपन करना चाहते हैं चैनल को, तो @educational knowledge -rp सर्च कीजिएगा। डायरेक्ट जो है चैनल ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपको बीएड का जो पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, उसका पूरा का पूरा वीडियो अपलोडेड है। वहाँ सब चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा और काफ़ी डिटेल से बताया गया है, तो जरूर देखिएगा। ठीक है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अगर शिक्षण की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, तो वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, वो किस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं और उसमें कौन कौन चीज़ें विशेष रूप से जो है देखने को मिलेगा। तो वीडियो को भी तो लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें कि इस तरह का और भी वीडियो आपको मिलने वाला है। तो टॉपिक का नाम है शिक्षण और अधिगम। ये आपका पेपर का भी नाम है और टॉपिक का भी नाम है। ठीक है। और इसी में आज डिस्कस करने हैं, सिर्फ किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, टीचिंग के बारे में जानने वाले हैं कि शिक्षण क्या है। ठीक है। टीचिंग किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट यही निकल के आता है कि अगर बात करते हैं हम लोग टीचिंग का, बात करते हैं शिक्षण का, तो शिक्षण कार्यों का जो विषय होता है वो ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व शिक्षण कार्य का अर्थ समझना अधिक उपयुक्त पूर्ण होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात कहा गया है कि ठीक है, अगर शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, आप टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, कहीं पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो पढ़ाने से पहले क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से शिक्षण का अर्थ निकल के आता है। उसको समझना काफ़ी ज़्यादा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर शिक्षण की बात करते हैं तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। ठीक है। और जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, आपका सामाजिक प्रक्रियाएँ होती है। अगर शिक्षण अगर सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न तरह का एक्टिविटी होता है, विभिन्न तरह की क्रियाएँ होती है ना। उन सभी में क्या होता है, शिक्षण का विशेष रूप से रोल होता है। तो शिक्षण मतलब क्या, किसी को सिखाना। जब सिखाने के काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो आप समाज में रह के विभिन्न तरह की परिस्थितियों में क्या होते हैं, बहुत सारे नॉलेज को देते हैं। अपने विभिन्न तरह के दोस्त हो गए, है ना, बहुत सारे दोस्त हो गए, है ना। अपने बोल सकते हैं कि बड़े लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ को आप सीखते हैं। मतलब सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, निरंतर जीवन भर चलती रहती है। जब तक आपका डेथ नहीं होता तब तक क्या होता है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया हमेशा चालू रहती है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि यह एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इसी में क्या है कि प्रत्येक देश, जितने भी देश हैं, सभी देश में क्या है कि अपना शासन प्रणाली होता है, अपना सामाजिक दर्शन होता है, अपना सामाजिक परिस्थितियाँ होती है और अपने जो मूल्य होते हैं उन सभी को भी प्रभाव डाल सकता है या भी प्रभावित करता है। ठीक है। तो टीचिंग ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है ना, ऐसी प्रक्रिया होती है जो कह सकते हैं कि किसी भी देश का अगर शासन प्रणाली की बात करें या सामाजिक दर्शन की बात करें या फिर विभिन्न तरह की सामाजिक परिस्थितियाँ होती है, तो उन सभी के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षण है वो क्या करता है, प्रभावित करता है इन सभी को, है ना। नेक्स्ट बात इसी में बात करते हैं कि जिन देशों में शासन प्रणाली या फिर बात सकते हैं सामाजिक या फिर दार्शनिक परिस्थितियाँ होगी, है ना, तो वहाँ उसी प्रकार का शिक्षण प्रक्रिया होगी।
दैट मीन्स यहाँ सिंपल से बात कहा गया है कि जिस देश में जैसा शासन प्रणाली होता है, जिस प्रकार का सिस्टम्स होते हैं, जिस प्रकार के वहाँ सोसाइटी के कल्चर्स होते हैं, जिस प्रकार से वहाँ के जो जीवन का जीने का जो फिलोसफी होता है, वहाँ का जो दर्शन परिस्थितियाँ होती है, वो सभी क्या करते हैं, उसी प्रकार से वहाँ शिक्षण दी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है वो बिल्कुल दूसरे कंट्री के शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि जो शिक्षण वाले कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, समाज के विकास के लिए, समाज के निर्माण के लिए किया जाता है, राष्ट्र के निर्माण के लिए किया जाता है। तो राष्ट्र में अपने समाज में जिस प्रकार का शासन प्रणाली होगा और उसी प्रकार से क्या होगा, वहाँ का शिक्षण व्यवस्था भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विभिन्न दार्शनिकों, सांस्कृतिकों या फिर देश के सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण का जो अर्थ की बात करते हैं, इसको 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, इसको 3 भागों में देख सकते हैं। अगर वहीं बात करते हैं, पहला भाग क्या होता है, वो होता है एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। तो एक तंत्र में शिक्षण के अर्थ बात की जा रही है, दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा टीचिंग की बात की जा रही है जिसमें क्या होता है, ऑटोक्रेसी देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप जब टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका टीचर का जो है भूमिका सबसे अहम होता है, और जो छात्र होते हैं जो सीखता है उसकी भूमिका बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलता है। इस पॉइंट के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं क्या, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। तो अगर बात करते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में अगर शिक्षण व्यवस्था की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में जो टीचिंग होती है उसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को भूमिका सबसे अहम होता है। इसके बारे में समझने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है, इस सभी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट इसमें ये देखने को मिलता है कि हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कि हम अगर बात करते हैं शिक्षण का, तो शिक्षण में क्या होता है कि बहुत सारा हस्तक्षेप होता है, या फिर टीचर के द्वारा होता है या फिर स्टूडेंट के द्वारा होता है। तो वहाँ पे जो टीचिंग होते हैं वह टीचिंग का अर्थ किस प्रकार से निकल के आता है, इसके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को डील करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी शिक्षण के अर्थ को समझ सकते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है आपका, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। अगर एक तंत्र में शिक्षण के अर्थ की बात करते हैं, दैट मीन्स कह सकते हैं कि जब आपका एक तंत्र शासन की बात की जाती है तो वैसा वहाँ पे कैसा शासन होता है, वहाँ पे तानाशाही शासन होता है। दैट मीन्स जो वहाँ के जो प्रमुख होते हैं उसकी इच्छा के अनुसार ही सारी चीज़ें होती है। तो इस प्रकार की जो वातावरण होते हैं इसमें क्या होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया जो है सिर्फ एक शिक्षक प्रधान मानी जाती है, अर्थात कि वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं उसकी प्रधानता ही सबसे ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, अगर शिक्षक की बात करते हैं, शिक्षक जो है कक्षा में एक आदर्श माना जाता है और वह छात्रों पर अपना जो है रौब, या बोल सकते हैं कि अपनी जो भी रौब की बात करते हैं रखता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टीचर जो बात बोल देता है उस बात को किसी भी हालत में जो छात्र होते हैं उसको मानना पड़ता है। तो एक रौब की तरह होती है। और क्या होते हैं कि उस पर जो है एक अपने आदेशों या फिर विचारों को बलपूर्वक जो है दूसरों को मानने के लिए हमेशा बेबस हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं दूसरों को मानना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि इस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र शांतिपूर्वक शिक्षक को सुनने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। अर्थात कि टीचर जो भी बोलता है वो सारी चीज़ों को सिर्फ क्या करता है, स्टूडेंट उसको सुनता है। उसमें किसी प्रकार का तर्क, किसी प्रकार का डिस्कशन, किसी प्रकार का आर्गूमेंट नहीं होता है, सिर्फ सुनने के काम करते हैं। जिसमें क्या होते हैं कि जो छात्र होते हैं वो सिर्फ शांतिपूर्वक वो सारी चीज़ों को सुनने के लिए ही रहते हैं। अगर वहीं बात करते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट, तो शिक्षक की प्रत्येक बात को बिना किसी तर्क के आधार पर स्वीकार करना होता है। और साथ में यह देखने मिलता है कि जो शिक्षक होते हैं वह सक्रिय रहते हैं और जो छात्र होते हैं वो भयभीत श्रोता बनकर बैठे रहते हैं। अर्थात ये कहने मतलब ये है कि जो टीचर है वो टीचर क्या होते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उसमें ये बात सामने आती है कि जिसमें जो छात्र होते हैं वो किसी प्रकार का तर्क नहीं करते हैं, बिना तर्क के ही सारी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। और जो उसमें टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होने लगते हैं, और जो छात्र होते हैं वो डरे हुए या फिर बोल सकते हैं सिर्फ एक श्रोतागण की तरह से बैठ के सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो इस प्रकार से जब बात करते हैं शिक्षण में वार्तालाप की बात करते हैं, डिस्कशन की बात करते हैं, या फिर तर्क की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं शिक्षक की आलोचना करने का जो अधिकार है छात्रों में नहीं होता है। या फिर दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि कक्षा में शिक्षक जो है अपना राज तानाशाह के रूप में चलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर निकल कर आई कि एक तंत्र में जो अगर बात करते हैं तो एक तंत्र में शिक्षण का जो अर्थ है वो समान रूप से यह देखने मिलता है कि वो सिर्फ शिक्षक केंद्रित होता है, और उसमें बालक की भूमिका बिल्कुल ही नहीं होता है। और जो टीचर्स होते हैं उसी का सारी बातों को अहमियत दिया जाता है, और उसमें जो छात्र होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, श्रोतागण की तरह से काम करते हैं।
अगर वहीं बात करते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं कह सकते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है, किसके अनुसार, एक तंत्र में शिक्षण के अर्थ के अनुसार ये कह सकते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित या फिर बोल सकते हैं परिपक्व व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है, और क्या होता है कि कम विकसित व्यक्तित्व या फिर अपरिपक्व की भावी शिक्षक के लिए विकसित व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को क्या बोलते हैं, शिक्षण केंद्रित होती है। तो यह सिंपल सी बात यही कहा गया कि अगर हम बात करते हैं एक तंत्र में अगर शिक्षण का अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल से एक बात निकल के आता है कि जो मेच्योर पर्सन होते हैं, जो ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वो कम नॉलेजेबल पर्सन को क्या करते हैं, वहाँ से ज्ञान देते हैं, और जो भी ज्ञान दी जाती है वो क्या होता है कि बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक के, बिना किसी डिस्कशन के सारी चीज़ों को प्राप्त करने की बात होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण व्यवस्था में अगर हम बात करते हैं एक तंत्र की शिक्षा का अर्थ, तो वो क्या होता है, शिक्षण केंद्रित देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं इसी में, इसमें जब शिक्षण व्यवस्था इस प्रकार की होती है तो क्या होते हैं, तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि स्मृति स्तर, मतलब क्या करते हैं, सारी चीज़ों को सुन के सिर्फ मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, वहीं तक ही क्या होता है, टीचिंग आपका सीमित रह जाता है, और उससे आगे हम बच्चे जो है कुछ सोच नहीं पाते हैं, उसमें कोई डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ को, किसी बातों के लिए वो आर्गूमेंट नहीं कर पाते जो भी टॉपिक होता है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार की जो शिक्षण में आलोचना करने के लिए या फिर बोल सकते हैं छात्रों की क्षमताओं के विकास के लिए अवसर नहीं दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो शिक्षा की बात की जाती है वो आपका एक तांत्रिक शिक्षा कहलाती है। जब इस प्रकार की अगर शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार की शिक्षा में क्या बोलते हैं हम लोग कि यह जो शिक्षा है वो कैसा है, एक तांत्रिक शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, और वहीं बात करते हैं लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, तो लोकतंत्र में शिक्षण की अर्थ दैट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र शासन जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से हम लोग शिक्षण के क्षेत्र में भी इसको देख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि लोकतंत्र में शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित रहती है तथा सामान्य जनता की इच्छा सर्वोत्तम मानी जाती है। इस प्रकार से लोकतंत्र में जो शासन प्रणाली होती है क्या होती है, मानवीय संबंध से आधारित रहती है, और जो सामान्य जनता की इच्छाएं जो होती है उसी को सर्वोत्तम माना जाता है, अर्थात कि जनता का ही अधिकार की बात की जाती है। जनता का जिस प्रकार की इच्छाएं होंगी, जिस प्रकार की उसकी आवश्यकता होंगी, उसी प्रकार से शासन प्रणाली के जो नियम होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, उसी प्रकार से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रणाली है उस प्रणाली में क्या होते हैं, शिक्षण भी लोकतांत्रिक आधार पे लिया रहता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि वहाँ का जो शिक्षण व्यवस्था होती है वो शिक्षण व्यवस्था भी कैसा होता है, लोकतांत्रिक आधार पे होता है। मतलब जिस प्रकार का हमारा शासन प्रणाली होगा उसी प्रकार से वहाँ टीचिंग की बात की जाएगी। जैसे कि हम टीचिंग की बात करते हैं एक तंत्र में, तो एक तंत्र में जो टीचर जो वहाँ पे शिक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तानाशाही होता है। अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें लोकतंत्र में क्या होता है, शिक्षण व्यवस्था जो है ये बोल सकते हैं समान रूप से सभी का अधिकार को देखते हुए शिक्षण व्यवस्था की जाती है, जिसमें कि सभी लोगों को बोलने का अधिकार होता है, किसी बातों को डिस्कशन करने का अधिकार होता है, तर्क करने का भी अधिकार होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टीचर होते हैं, जो छात्र होते हैं, दोनों का जो सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, और दोनों के मध्य जो है शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से क्या होते हैं, अंतःक्रिया चलती रहती है, जो कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर किया जा सकता है, और टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो संबंध होता है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल सकता है, जिसमें कि बच्चे विभिन्न तरह के तर्क के आधार पे या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी बातों पर वो डिस्कशन भी कर पाते हैं। तो सभी का अवसर जो है इस शिक्षण व्यवस्था में देखने को मिलता है। कहाँ, लोकतंत्र की बात करते हैं तब। तो यहाँ पर जो छात्र की बात कर रहे हैं या फिर शिक्षक की बात करते हैं, दोनों जो है एक दूसरे के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं, और साथ में ये भी होता है कि जो टीचर्स और जो स्टूडेंट के बीच का जो बॉन्डिंग की बात करते हैं वो दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, जिस कारण से क्या होता है उसका जो व्यक्तित्व की बात करते हैं वो भी क्या होता है यहाँ से प्रभावित देखने को मिलता है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, जो टीचर का रोल होता है वो टीचर का रोल सिर्फ इतना ही देखने को मिलता है कि वो सिर्फ एक पद प्रदर्शन की बात करते हैं। बच्चे जो टीचर है वो डायरेक्शन देने की बात करते हैं, निर्देशन देने की बात करते हैं, उसी पर वो कार्य करता है। और जो है किस प्रकार से जो छात्र होते हैं वो अपने आप को किस प्रकार से अनुशासन में रख सकते हैं, इन सभी पर जो है टीचर विशेष रूप से बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ जो एडमंड और एमिडोन है। तो एडमंड और एमिडोन जो है उन्होंने
तंत्र या फिर जनतंत्र शासन प्रणाली की जो शिक्षा है उस पर अपने परिभाषित करते हुए बताए हैं कि जो शिक्षण की बात करते हैं वो शिक्षण का एक अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत कक्षा कथनों को समावेशित किया जाता है और जो शिक्षक और छात्रों में कक्षा में होते हैं। और ये सब सारी चीज़ें किस प्रकार से, पहला चीज़ की समझिए कि अगर टीचिंग करने की बात करते हैं, शिक्षण करने की बात करते हैं तो ये क्या है, अंतःक्रिया के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। और साथ में क्या होता है कि इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि जो कक्षा की बात की जाती है तो कक्षा कथनों के में क्या होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है, आज इसमें जो है टीचर और छात्र दोनों जो है कक्षा में रह के ये सारे प्रोसेस को करते हैं, इनके अनुसार ये चीज़ बताया गया है। अगर वहीं बात करते हैं जनतांत्रिक शिक्षण में, जो शिक्षण का जो अंतःक्रिया के रूप में लिया जाता है, अर्थात ये है कि जब बात करते हैं जनतांत्रिक या फिर बोल सकते हैं लोकतंत्र की टीचिंग व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि शिक्षण को एक अंतः क्रिया फिर अंतः प्रक्रिया के रूप में ही देखने को मिलता है, कि जिसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच के में जो एक क्लासरूम में जो है ना, विभिन्न तरह का नॉलेज को दिया जाता है और जो को होता है कि उसमें एक टीचर और स्टूडेंट दोनों की भूमिका सबसे अहम देखने को मिलता है। या फिर बोल सकते हैं कि ये जो शिक्षण व्यवस्था की बात की जा रही है तो शिक्षण मानवीय संबंध केंद्रित या अथवा बोल सकते हैं कि छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, मानवीय संबंध केंद्रित या फिर छात्र केंद्रित होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। छात्र की बात करते हैं या फिर शिक्षक की बात करते हैं, परस्पर सम्मान देते हैं और बिना किसी भय के अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ कि टीचर और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों के आपस में का जो बॉन्डिंग होता है काफ़ी अच्छा होता है और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी देते हैं। आप बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने विभिन्न तरह के टॉपिक पर उसमें विचार भी करते हैं और विचार करने के साथ साथ उसमें विभिन्न तरह का डिस्कशन या तर्क भी करने लगते हैं। तो ये किस में होता है, लोकतंत्र के शिक्षण में देखने को मिलता है। ठीक है, और वही नेक्स्ट बात करते हैं कि इस प्रकार के शिक्षण में स्व अनुशासन या फिर स्वतंत्र अनुशासन पर विशेष रूप से बल दिया जाता है कि किस प्रकार से अपने आप डिसिप्लिन में, खुद को डिसिप्लिन में रख सकते हैं और किस प्रकार से डिसिप्लिन में रख के सारे कार्य को कर सकते हैं। इसमें जो टीचर है उन सभी पर विशेष रूप से बल देता है कि छात्र अपने आप को किस प्रकार से अनुशासन में रखे। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है क्या कि जनतंत्र की स्वतंत्रता या फिर समानता या फिर अभिव्यक्ति प्रदर्शन के मूल्यों का पूर्ण सम्मान जनतांत्रिक शिक्षण में किया जाता है। ठीक है, तो इस लोकतंत्र की बात करते हैं, जनतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सम्मान की बात करें, अभिव्यक्ति प्रदर्शन की बात करें या फिर स्वतंत्रता की बात करें, इन तीनों चीज़ के जो मूल्यों हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है जब भी हम कहीं टीचिंग की बात करते हैं तो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें क्या निकल कर आता है कि हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो शिक्षण में जो है शिक्षक जो है एक मित्र के रूप में कार्य करता है, किसमें, इसमें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो टीचर होता है क्या होता है, एक फ्रेंड की तरह कार्य करता है और छात्रों को अधिक सक्रिय बनाते हुए उन्हें अधिक से अधिक अवसर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो टीचर्स होते हैं वो टीचर क्या होते हैं, जब भी टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक फ्रेंडली बिहेव करते हैं और साथ में क्या होते हैं, छात्र जो है वहाँ पे अधिक से अधिक सक्रिय बनाए रहने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और अधिक से अधिक उसको अवसर देने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से वो विभिन्न तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा आगे बढ़ सके, है ना। सुलझाया कैसे जाता है, इन सभी पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह छात्र की क्रियाओं को हस्तक्षेप न करके उसके सृजनात्मक क्षमताओं का विकास की और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं तो टीचर क्या होते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं और टीचर जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको हमेशा सक्रिय रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा उसको एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो छात्र होते हैं विभिन्न तरह का अवसर भी प्रदान होता है उसको और समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न तरह का चीज़ों के बारे में बताते भी हैं। और साथ में क्या होता है कि जब टीचर इस तरह की प्रक्रिया को करता है तो इससे क्या होता है कि किसी बच्चे का जो क्रिया होता है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करके बल्कि उसके जो सृजनात्मक क्षमताओं का जो विकास है उस पर विशेष रूप से ध्यान देने जो टीचर है वो ध्यान देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने बताए अपने अनुसार कि वुबेकर के अनुसार ये बताया गया है कि शिक्षण में ऐसी व्यवस्था या अथवा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिससे कि छात्र समझ कठिनाइयों या फिर समस्याओं उत्पन्न की जाती है
तथा क्या होता है, छात्र इन कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करते हैं और विषय वस्तु सीख जाते हैं। तो इनके अनुसार ये बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं टीचिंग की या हम बात करते हैं शिक्षण का, तो टीचिंग और या फिर शिक्षण की बात की जाती है तो उसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिससे क्या होता है कि बच्चे की समझ विभिन्न तरह की कठिनाइयों और विभिन्न तरह की समस्याओं उत्पन्न की जाती है और बच्चे जो है कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान के लिए अधिक से अधिक सक्रिय होकर इस कार्य को करते हैं और साथ में क्या होता है उसके विषय वस्तु को भी सीख लेते हैं। इनके अनुसार ये बातों को कहा गया है। वहीं अगर बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट का, तो कह सकते हैं कि यह जो शासन प्रणाली की बात की जा रही है इसमें जो है कार्य तथा संबंध केंद्रित होती है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि हस्तक्षेप रहित शासन में जो अगर शिक्षण की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है, कार्य तथा संबंध केंद्रित देखने को मिलता है। तो इस शिक्षण का जो मूलभूत मान्यता ये होती है कि छात्रों में कठिनाइयों के निदान करने की या फिर बोल सकते हैं समस्याओं के समाधान की जो क्षमता है वो देखने को मिलता है और साथ में क्या होता है कि वे सही तरीके से किस प्रकार से निर्णय ले सके उसके लिए समर्थ होते हैं और विभिन्न तरह की जो व्यवस्थाएं होती है तो उस व्यवस्थाओं को किस प्रकार से सही तरीके से करना चाहिए और उसका जो चिंतन करने की बात करते हैं वो सही तरीके से हो सके, उसका जो निर्देशन करने की बात कर सकते हैं वो सही तरीके से प्राप्त हो सके, इस सभी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसी में बात करने वाले हैं क्या कि हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण व्यवस्था में छात्र अधिक सक्रिय और क्रियाशील होते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सक्रिय रखने की कोशिश करते हैं। तो कह सकते हैं कि इसी व्यवस्था में क्या होते हैं कि अगर शिक्षण व्यवस्था की बात की जाती है तो यहाँ पे जो छात्र होते हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रियाशील देखने को मिलता है। ठीक है, तो शिक्षण का जो कार्य होता है वह केवल क्या होता है कि आपका इस प्रकार का जो फैसिलिटेटर्स का होता है। दैट मीन्स क्या होता है कि टीचर का जहाँ पे कार्य क्या होता है कि सिर्फ उसको बोल सकते हैं कि स्टूडेंट को बहुत सारे फैसिलिटी देने की कार्य करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो छात्र होते हैं छात्रों के लिए भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं एवं उन्हें जो छात्रों के समझ प्रस्तुत करता है जिनमें छात्रों को अपनी समस्याएं या कठिनाइयों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो सके और वे भली भांति तर्क वितर्क कर उनका निदान कर सके। ठीक है, तो टीचर का रोल क्या होता है? टीचर का रोल सिर्फ इतना ही होता है कि किस प्रकार से हम बहुत सारे बच्चों को है ना उसको हम फैसिलिटी दे सकें, है ना, जो भी चीज़ की आवश्यकता, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकें, जिससे क्या होगा बच्चे विभिन्न तरह की समस्याओं विभिन्न तरह की कठिनाइयों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके और उसको विभिन्न तरह के तर्क और वितर्क के आधार पर उस समस्या का समाधान कर सके, उसका निदान कर सके। ठीक है, क्लार्क जो 1990 में अपने शब्दों में ये बात को रखे हैं कि यह शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तथा परिचलन की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। तो इनके अनुसार इस बताया गया है कि अगर टीचिंग की बात करते हैं, टीचिंग को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या किस प्रकार से उसको बता सकते हैं, तो जो टीचिंग की या शिक्षण जो ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं कि विभिन्न तरह का जो प्रारूप और विभिन्न तरह का परिचरण की व्यवस्था की जाती है, जिससे क्या करेगा जो छात्र है उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। वांछित परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जो टीचर चाह रहा है कि इसमें इस प्रकार का परिवर्तन हो, पॉजिटिव परिवर्तन हो, जिससे उसका भविष्य का निर्माण सही तरीके से हो सके, इस प्रकार का परिवर्तन लाया जा सके। ये सारे जो है शिक्षण के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है कि इस व्यवस्था के शिक्षण में या जो व्यवस्था है इस व्यवस्था के शिक्षण में छात्र अधिक जिज्ञासु भी होते हैं और क्या होता है कि अपनी जिज्ञासुओं के शांत करने हेतु समाधान हेतु अपने जिज्ञासा की शांति हेतु समाधान तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं या फिर प्रयास करते हैं, जिससे कि उसका जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा का कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक उसका समाधान हो सके, जो भी उसको बहुत सारी जो क्वेरी होती है उस सारी क्वेरी को वो प्राप्त कर सके। अब यहाँ बात आती है, ठीक है, अगर शिक्षण की बात करते हैं तो इसको इस प्रकार से हम समझ पाते हैं कि उसका जो 3 तरह का जो प्रकारों में बांटा गया है, एक होता है एक तंत्र, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ठीक है, तो ये तीनों में किस प्रकार से टीचिंग की व्यवस्था की जाती है इसके बारे में समझें। इसमें जो टीचर्स और स्टूडेंट्स की बात की जाती है वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है अगर शिक्षण इस प्रकार से होती है तो शिक्षण का परिभाषा किस प्रकार से देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है, बहुत सारा बोल सकते हैं कि विद्वानों ने अपने अपने आधार पर शिक्षण को परिभाषित किया है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने ग्रुप के साथ में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं क्या
एक शिक्षक का अगर अर्थ की बात करते हैं, एक शिक्षक का अर्थ की बात करते हैं तो अधिक रूप से अगर स्पष्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। पहला पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है कि ठीक है, अगर हम शिक्षण की बात करते हैं तो हम शब्द कोशीय अर्थ आधार पर देख सकते हैं कि डिक्शनरी के आधार पर किस प्रकार से हम टीचिंग का मीनिंग देखने को मिलता है। तो पहला आपका पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइको एनालिटिकल टर्म्स। इसमें यह देखने मिलता है कि दूसरों को सिखाने में मदद करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है, आपका शिक्षण कहलाता है। अर्थात ये है कि जब हम किसी चीज़ को जब हम किसी टॉपिक को किसी दूसरे के समझ कोई बातों को सिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, उसी चीज़ को इसके स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उसके नए नए तौर तरीक़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो सारे क्या होता है, आपका शिक्षण ही कहलाता है इनके अनुसार। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं क्या, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया। तो वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया में जो बताया गया है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या फिर प्राप्त करने में सहायता करता है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नॉलेज देता है, उसके स्किल्स को डेवलप करता है और उसकी जो अभिरुचियाँ होती है उसको सिखाने के प्रयत्न करता है या फिर उसको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, शिक्षण बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट, द लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंतर्गत ये बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, कौशल का विकास करने की बात करते हैं, अनुदेशन देने की बात करते हैं, पाठ पढ़ाना या फिर उन्हें उत्साहित करना शिक्षण का अर्थ हम लोग समझ सकते हैं। इनके अनुसार इस बातों को इस तरह से परिभाषित किया गया है। अगर हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट बी में क्या है, वो विभिन्न तरह का जो विद्वान होते हैं, है ना, उन्होंने जो वो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से हम शिक्षण को परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो इसमें पहला क्या आता है, गेज ने अपने अनुसार बताया गया है, क्या बताया है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है, एक पारस्परिक प्रभाव है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि बोल सकते हैं कि जब शिक्षण करने के प्रोसेस में आते हैं तो क्या करते हैं, जो आगे वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको हम प्रभावित करते हैं और उसका जो उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य यही होता है, उसका एम यही होता है कि दूसरे व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें किस प्रकार से वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जो विद्वान है कौन, क्या नाम है इसका, रायसन। तो रायसन इनके अनुसार ये बताया गया है कि दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार के उन्हें जो निर्देशित करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाता है, आपका शिक्षण कहलाता है। इनके अनुसार ये बताया गया है कि हम बात करते हैं जब दूसरे को कुछ सिखाने की बात करते हैं, उसको एक दिशा निर्देश देने की बात करते हैं या अन्य प्रकार के जो निर्देशन होता है वो सारी प्रक्रिया को जब करने लगते हैं तो क्या कहलाता है, आपका शिक्षण कहलाता है। इनके अनुसार ये बताया गया है। स्किनर, इनके अनुसार क्या बताया गया है कि जो शिक्षण की बात करते हैं वो क्या होता है, पुनर्बलन की एक बोल सकते हैं कि क्रम में देखने को मिलता है कि जब हम किसी शिक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो है एक कॉन्टीन्यूअसली जो है कोई कार्य होता है जिसमें कि हम लोग फोर्सपूर्वक या बोल सकते हैं उसको उत्साहित करके विभिन्न तरह का कार्य को करते हैं जहाँ पे शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो पाता है। स्मिथ के अनुसार क्या बताया गया, स्मिथ के अनुसार ये बताया गया शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, निर्देशित क्रिया होता है। अर्थात कि इनके अनुसार सिंपल से बात कहा गया, अगर हम बात करते हैं कि शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो किस प्रकार से देखने मिलता है तो सिर्फ एक निर्देशित क्रिया होता है। दैट मीन्स क्या होता है, जो टीचर है वो सिर्फ उसको गाइड करते हैं स्टूडेंट को कि किस प्रकार से किसी कार्य को करना चाहिए। ठीक है, जेम्स एम थाइन, तो जेम्स एम थाइन के अनुसार ये बताया गया है क्या कि समझ शिक्षण का जो अर्थ है वो क्या निकल कर आता है, सीखने में वृद्धि करना। इनके अनुसार ये बताया गया कि जब हम सीखने में वृद्धि करते हैं वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका शिक्षण कहलाता है। एक बहुत सिंपल और बहुत सटीक बात कहा गया है। तो क्लार्क के अनुसार भी ये बताया गया है, क्लार्क के अनुसार क्या बताया गया है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसका प्रारूप या फिर संचालन की व्यवस्था इस लिए की जाती है जिससे क्या होता है, छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके, इसलिए क्या करते हैं हम लोग शिक्षण की प्रक्रिया कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, बर्टसन। तो बर्टन के अनुसार क्या बताया गया, बर्टन के अनुसार ये बताया गया है कि शिक्षण को अधिगम हेतु उद्दीपन या फिर बोल सकते हैं मार्ग प्रदर्शन या फिर बोल सकते हैं दिशा बोध कहते हैं। ठीक है, और बेन के अनुसार यही बात को कहा गया है कि प्रशिक्षण कहते हैं और राइबन्स के अनुसार यही बात को कहा गया है कि यह जो है एक प्रकार का संबंध माना जाता है जिसमें छात्र को उसकी शक्तियों का विकास में सहायता देते हैं। ठीक है,
तो सभी चीज़ों में या सामान्य रूप से देखने मिलता है कि अगर बात करते हैं शिक्षण का, तो शिक्षण में हम विभिन्न तरह का चीज़ों को समझ सकते हैं कि चाहे उसके ज्ञान की बात करें, चाहे उसके कौशल का विकास की बात करें, चाहे उसको सीखने के किसी भी पहलू की बात करें, सभी में क्या होते हैं कि अब शिक्षण के कार्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो पी.के. पांडे के अनुसार क्या बताया गया है? पी.के. पांडे के अनुसार ये बताया गया है कि जो शिक्षण की बात करते हैं एक प्रभाव निर्देशित गतिविधि है और यह एक विशिष्ट विषय वस्तु संचालन के साथ शिक्षार्थियों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी बताया गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या एडमंड्स एंड एमिडन के अनुसार क्या बताया गया है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें जो है मुख्यतः ये होता है कि कक्षा वार्ता होती है। कक्षा वार्ता मतलब कक्षा में विभिन्न तरह का डिस्कशन होता है, जो क्या होता है कि छात्र और शिक्षक का है दोनों के मध्य कुछ परिभाषित किए जा सकने वाले जो क्रिया के माध्यम से क्या होते हैं घटित होती है। तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे इनके अनुसार ये बताया कि कक्षा में जिस प्रकार की आपका एक्टिविटी होती है, जिस प्रकार की क्रियाएँ होती है स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में, तो वो सभी बोल सकते हैं कि अब शिक्षण की प्रक्रिया में हम लोग शामिल कर सकते हैं। वह एक अंतः क्रिया देखने को मिलता है। एंड लास्ट जो आपका बनता है यहाँ पे डॉक्टर S.P. कुलश्रेष्ठ होना चाहिए, है ना। S.P. कुलश्रेष्ठ के अनुसार क्या बताया गया है 1999 में इन्होंने बताया है क्या कि शिक्षण जो की बात करते हैं तो शिक्षण प्रक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण के कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार की क्रिया करता है और छात्रों के व्यवहार में बोल सकते हैं कि आत्मीयता के साथ वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। वो क्या कहलाता है? आपका शिक्षण कहलाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो विभिन्न तरह के जो विद्वान हैं उन्होंने शिक्षण के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किए हैं और जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षण का जो अर्थ है आपको समझ में आ गया वो शिक्षण क्या होता है और टीचिंग किस प्रकार से उसका हम परिभाषित कर सकते हैं, उसका अर्थ किस प्रकार से निकल के आता है। तो आज इतना ही, और डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे और भी इसमें। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। यह हैंडल है @educational knowledge -RP, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में तो आसानी से चैनल ओपन हो जाएगा और वहाँ से विभिन्न तरह का जो B.Ed का वीडियो है आप वहाँ से देख सकते हैं।